नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से एमपी जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। आप सभी जानते हैं यूनिट 3 यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 3 है, इकाई 3 है, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी पठार है उन सभी को हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 100% कंफर्म मानिए। और यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होने की संभावना बन सकती है। बस एक बार आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख लें। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का भूगोल ये जो टॉपिक है ये सभी ने पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं तो यकीन मानिए आप पहली बार इस तरीके से मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का भूगोल यानी यूनिट 3। अब देखिए, मध्य प्रदेश के भूगोल की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन कारण क्या बनता है कि इसके जो क्वेश्चन है उसे हम गलत कर बैठते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है हमें उस टॉपिक के बारे में सही समझ ना होना। ये सही समझ कैसे आएगी? जब आप भूगोल को पढ़ रहे होते हैं तो भूगोल के समय हमें माइंड में केवल एक बात को ध्यान रखना है, मैप को। हमें जैसे ही मध्य प्रदेश बोला जाए, मध्य प्रदेश का मानचित्र हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। अगर बोला जाता है कि ये पठार, तो वह पठार हमें माइंड में दिखना चाहिए कि यार मालवा का पठार यहां पर है, बुंदेलखंड यहां पर है, बघेलखंड यहां पर है। चिंतित मत होइए, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं यकीन दिलाकर आपको कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित, पठारों से संबंधित आपका कोई भी टॉपिक यहां पर छूटेगा नहीं और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बशर्ते कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। सबसे पहले यहां से 2 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भूगोल है यहां पर कितनी भौतिक संरचनाएं पाई जाती है, या सीधे तौर पर यहां पर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कितनी भौतिक संरचनाएं या भौतिक प्रदेश हैं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि यह प्रश्न बनता है और यहां पर स्टूडेंट के सामने ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 9। यहां पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो यहां पर आपका जो फंडा है इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कितनी भौतिक संरचनाएं या प्रदेश है तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी यानी कि 7। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में 7 भौतिक संरचनाएं या भौतिक प्रदेश हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे कि विंध्याचल श्रेणी हो गया, उसके बाद पूर्वी पठार के अंतर्गत आपका बघेलखंड का पठार हो गया, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी हो गया, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सभी चीजें आपकी 7 भौतिक संरचनाएं हैं। लेकिन अगर प्रश्न बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है ना, या भौतिक विभाजन, अगर पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में कितनी भौतिक संरचनाएं तो आंसर आएगा 7। लेकिन अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 3। यहां पर स्टूडेंट को ये चीजें कंफ्यूजन में डालती है कि यार भौतिक संरचनाएं पूछ रहे हैं या भौतिक विभाजन पूछ रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर कर लीजिए, और हमेशा प्रश्न वहीं से बनते हैं जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कितनी भौतिक संरचनाएं हैं तो आंसर रहेगा 7, और अगर प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश में कितने प्राकृतिक या भौतिक विभागों में इसे बांटा गया है तो ध्यान रखिएगा 3। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके प्राकृतिक विभाग है, कौन कौन से भौतिक विभाग है, उसके बाद हम मैप से इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को लेकर या भौतिक विभाजन को लेकर। हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है 3 भागों में किया गया। भौतिक या प्राकृतिक विभाजन, ये कितने भागों में किया गया? ये किया गया आपका 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए।
पहला भाग है आपका मध्य उच्च प्रदेश, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्राकृतिक विभाजन किया जाता है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी या मेकाल श्रेणी। और जो तीसरा विभाजन किया जाता है वह तीसरा विभाजन है पूर्वी पठार। मान लीजिए अगर प्रश्न बनता है आपका कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया, कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया, तो आंसर है 3। अगर बनता है कि इनमें से कौन से भौतिक विभाग या प्राकृतिक विभाग है, तो आंसर कौन सा होगा, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी या मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार। ध्यान रखिएगा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार एक ही है, यानी कि पूर्वी पठार को ही बघेलखंड का पठार कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं बघेलखंड का पठार। चिंतित मत होइए, अभी हम एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है मध्य उच्च प्रदेश की। तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश है, इस मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला भाग देखने को मिलेगा, इसे आप सभी जानते हैं, इसे कहते हैं मालवा का पठार। मैं पठार नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ नाम लिख रहा हूं। दूसरा है मध्य भारत का पठार। अभी हम इनको समझेंगे मैप के थ्रू, एक एक चीजें डिटेल में जानेंगे कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मध्य उच्च प्रदेश का तीसरा भाग है बुंदेलखंड का पठार। इसका चौथा भाग है रीवा पन्ना का पठार। और जो 5वां भाग है वह है नर्मदा सोन घाटी। मेरे ख्याल से अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बता तो दिया, लेकिन ये मालवा का पठार, मध्य भारत का, बुंदेलखंड का कहां पर थे। तो एक बार और अच्छे से समझिए कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विभागों के तौर पर या प्राकृतिक विभाजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को ही कहते हैं बघेलखंड का पठार। फिर मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग देखने को मिलते हैं। मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार और 5वां नर्मदा सोन घाटी। अब यहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, पहले उनको समझिए। पहला प्रश्न तो यह कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में किया गया, तो आपको याद होना चाहिए 3 भागों में। फिर दूसरा है कि मध्य प्रदेश के 3 प्राकृतिक विभाजन कौन कौन से हैं, तो तीनों के नाम ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न यह बन सकता है कि मध्य उच्च प्रदेश में शामिल है ऑप्शन ए मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीजें इसमें शामिल है। अब आपको अगर ये याद भी नहीं हो रहे तो चिंतित मत होइए, अभी हम जब मैप में इन्हें पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजें याद हो जाएगी। आपको इन्हें पढ़ना है और इन्हें रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन का बड़ा ही महत्व है। अगर आप इन्हें पढ़कर छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आपके आंसर या आपके जो क्वेश्चंस हैं सही नहीं होंगे। तभी सही होंगे जब आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे और मैप से रिवीजन करेंगे। तो देखिए अच्छे से समझिए, हमने देखा 3 भाग हो गए। पहला मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश का पहला भाग कौन सा है? मालवा का पठार। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मालवा के पठार को। अब हम देखेंगे मैप में मालवा के पठार की अवस्थिति को और यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो आपकी प्रीलिम्स की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो हम मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। आपको मैप साथ में रखकर ही पढ़ना है, और अगर मैप नहीं है तो आप मैप बनाना सीख लीजिए, ताकि आपको चीजें याद होने में बड़ी ही आसानी होगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का मानचित्र, ठीक है यहां तक। तो हमने देखा मध्य उच्च प्रदेश वाला जो भाग है, अगर मैं मैप के थ्रू समझाऊं, जो 3 भाग थे, पहला भाग था मध्य उच्च प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग है,
ये जो उत्तरी भाग है यहां से लेकर ऊपर तक का, इस भाग को कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है। दूसरा हमने देखा था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तो ऊपर वाला भाग हो गया मध्य उच्च प्रदेश और जो नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तीसरा हमने देखा था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, तो ये वाला जो भाग है यानी पूर्व की ओर जो भाग है इसे कहते हैं बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। अभी हम मैप में समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए हमने पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा कि मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग है। पहला है मालवा का पठार। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की अवस्थिति कहां पर है। आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग है, अगर मैं इसे मैप में दर्शाऊं तो ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, गौर से इसकी अवस्थिति देख लीजिए। मालवा के पठार किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं मालवा का पठार। अब हम देखते हैं मालवा के पठार की कुछ महत्वपूर्ण बातें, मैं यहां पर लिखता जाता हूं, आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला बिंदु जो आपको ध्यान रखना है मालवा के पठार से संबंधित, वह पहला बिंदु है कि मालवा का ये जो पठार है, चूंकि आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी नदियां हैं, साथ ही ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इस पठार को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है या इसे गेहूं ढल्लिया पठार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न बनता है कि गेहूं ढल्लिया पठार किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं मालवा के पठार को। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो इस मालवा के पठार में बहुत सारी आपको चोटियां देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले बात करें, आप यहां पर देखेंगे एक इसकी प्रमुख चोटी है जिसका नाम है सिगार। इसी से लगी हुई एक और चोटी है यहां पर जिसका नाम है जानापाव। जानापाव जो चोटी है, ये जानापाव जो पहाड़ी है यहां से चंबल नदी का उद्गम भी होता है और यहीं पर एक और चोटी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है धजारी। तो प्रश्न ये बनता है कि मालवा के पठार में कौन कौन सी चोटियां अवस्थित है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली है, हमने कौन सी देखी यहां पर सबसे पहले, पहली है सिगार। ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ यही नहीं पूछा जाता कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपने देख लिया मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, लेकिन प्रश्न यह बनता है कि आखिर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर। दूसरा प्रश्न बनता है सिगार के बाद कौन सी है, तो सिगार के बाद है यहां पर जानापाव। जानापाव की ऊंचाई कितनी है, तो ये वाली चोटी है जानापाव, इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। आपको इनकी ऊंचाई ध्यान रखना है। यहां से चंबल नदी का भी उद्गम होता है। तीसरी कौन सी है, तो तीसरी है धजारी। ये वाली जो चोटी है इसे कहते हैं धजारी चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी है 810 मीटर। तो सिंपल सा प्रश्न क्या बनता है कि मालवा के पठार में निम्न में से कौन सी चोटियां है। ऑप्शन ए सिगार, ऑप्शन बी जानापाव, ऑप्शन सी धजारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। और मान लेते पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी चोटी नहीं है और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए सिद्ध बाबा की चोटी, तो आंसर क्या होगा, सिद्ध बाबा की चोटी। तो इस प्रकार से यहां से प्रश्न बनते हैं। बस आपको मैप में समझना है कि इसे कहते हैं सिगार चोटी, इसे कहते हैं जानापाव, इसे कहते हैं धजारी। मालवा के पठार में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगले जो चीज है यहां पर देखने को जो मिलती है वह ये कह सकते हैं हम कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि इनमें से मालवा के पठार में अवस्थित जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां पर हो गया इंदौर, यहीं पर उज्जैन, यहीं पर हो गया आपका रतलाम, रतलाम के साथ ही यहां पर हो गया झाबुआ, अलीराजपुर, इसके साथ ही यहां पर देवास हो गया, देवास के साथ धार जिला हो गया। इधर की ओर बढ़ते हैं तो सीहोर है, भोपाल है, रायसेन है, विदिशा है, आगर मालवा है। तो इस प्रकार से टोटल 16 जिले, ध्यान रखने 16 जिले मालवा के पठार में अवस्थित है। तो प्रश्न क्या बनता है कि मालवा के पठार में इनमें से कौन कौन से जिले अवस्थित है।
अगर आपको लोकेशन पता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि इंदौर, देवास, धार, इसके साथ ही रतलाम, यहाँ पर सीहोर है, रायसेन है, विदिशा है, ये सभी जिले मालवा के पठार में अवस्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि मालवा का जो पठार है इसकी दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी मालवा के पठार के दक्षिण की ओर से जाती है। दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने के कारण ये मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो ध्यान रखना, मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो इसका नाम होगा नर्मदा नदी। ठीक है। इसके साथ ही प्रश्न बनता है कि मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो देखिए, हमने एक तो देखा कि यहां से निकलती है चंबल नदी, तो हमने एक लिख लिया चंबल। इसके साथ ही जब आप चंबल नदी को पढ़ेंगे तो देखेंगे यहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है छिप्रा, और छिप्रा नदी इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं। साथ ही छिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, तो छिप्रा भी यहां पर मालवा के पठार में प्रवाहित होती है। इसके बाद में एक नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्वती। पार्वती नदी सीहोर जिले की आष्टा से निकलती है और यह भी चंबल नदी में जाकर राजस्थान में मिल जाती है। तो छिप्रा हो गई। छिप्रा के बाद में एक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी। तो इस प्रकार से मालवा के पठार में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती है जिसमें चंबल, छिप्रा, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां है। इसके बाद प्रश्न बनता है कि मालवा का जो पठार है यहां पर औसत तापमान कितना रहता है। तो आप यहां पर देखेंगे 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर आपको औसत तापमान देखने को मिलेगा। और मालवा के पठार से संबंधित एक और विशेष बात जो प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसे कहा गया। तो मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, और यह कहा था चीनी यात्री फहायान ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो हम एक बार और रिपीट करते हैं, इसके बाद हम यहां पर अगले पठार को पढ़ेंगे। देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मालवा के पठार में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसका विस्तार, इसकी अवस्थिति, यहां पर कौन कौन सी मिट्टी है, यहां पर वर्षा का औसत कितना है। लेकिन प्रश्न जहां से बनते हैं मैं केवल वही चीजें अभी आपको बतला रहा हूं। तो मालवा के पठार में 16 जिले हैं। इंदौर है, देवास है, धार है, सीहोर, विदिशा, रायसेन आदि जिले यहां पर है। इसमें 3 प्रमुख चोटी है। सबसे ऊंची चोटी सिगार 881 मीटर, दूसरी जानापाव 854 मीटर, तीसरी धजारी 810 मीटर। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे गेहूं ढल्लिया पठार या गेहूं की टोकरी कहा जाता है। चीनी यात्री फायान, इसने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। यहां पर तापमान 40 से 42 डिग्री औसतन रहता है। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी बनाती है और चंबल, छिप्रा, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां मालवा के पठार में प्रवाहित होती है। यहां तक क्लियर है। इन सभी चीजों को आप नोट करते चले ताकि आपको समस्या ना आए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पठार, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार या चंबल का उप आर्द्र प्रदेश इसे कहते हैं। देखिए, मध्य भारत के पठार में हमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है बस वही चीजें देखना है, बाकी सभी चीजें हमें नहीं देखना है। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात तो कि आप मालवा के मध्य भारत के पठार को समझ ले कि मध्य भारत का पठार आखिर है कहां पर। ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मध्य भारत के पठार की अवस्थिति को समझिए। तो आप देखेंगे कि इसके दक्षिण में है मालवा का पठार। जब हम इसके बाद एक अगले पठार को पढ़ेंगे तो इधर की ओर है बुंदेलखंड का पठार, तो इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। इसके उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में लगा हुआ है राजस्थान राज्य। तो ध्यान रखना है कि मध्य भारत का पठार, इसके दक्षिण में मालवा का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार और उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न जो इससे बन सकता है कि चंबल का उप आर्द्र प्रदेश किसे कहते हैं। चंबल का
उप आर्द्र प्रदेश। तो चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये यहां से निकलती हुई मध्य भारत के पठार में एंट्री करती है। यहां पर जाकर यह बीहड़ों का निर्माण करती है, गहरे खड्डों का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं चंबल का उपाद्र प्रदेश। तो यहां पर दो बातें तो ये ध्यान रखना है। तीसरी बातें कौन सी ध्यान रखना है? तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो आप देखिए, पहला तो हो गया आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, और आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर एक जिला है जिसका नाम है नीमच। थोड़ा सा मंदसौर का भी एक भाग आता है, लेकिन इतने जिले आपको ध्यान रखना है कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच का भाग इसके अंतर्गत आता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो भिंड है, भिंड में एक स्थान है जिसका नाम है गोहद। गोहद भिंड में ही एक स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो फिर ध्यान रखना है वह होती है भिंड में, भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर मात्र। ठीक है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में बन जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। ऑप्शन दे दिया जाता है गोहद, तो ध्यान रखना गोहद, और अगर गोहद नहीं रहता है तो भिंड। कितनी? 55 सेंटीमीटर। तो यहां से केवल यही प्रश्न बन सकते हैं कि जिला और इसके साथ ही यहां पर वर्षा के बारे में पूछ सकते हैं। यहां पर कोई ऐसी विशेष चोटी देखने को मिलती नहीं है जिसे हम पढ़ें। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी से लगा हुआ एक पठार है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए, ये वाली अवस्थिति हमारी हो गई, ये हो गया मध्य भारत का पठार, ये हो गया मालवा का पठार। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक जिला तो हो गया यहां पर दतिया, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, ये सभी जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहां पर एक चोटी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना आपको, सिद्ध बाबा चोटी किस पठार में है? तो वह है बुंदेलखंड के पठार में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1152 मीटर। 1152 मीटर है सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई, और यह है बुंदेलखंड के पठार में। तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो यहां पर दतिया हो गया, इसके साथ सागर हो गया, छतरपुर हो गया, इसके साथ ही निवाड़ी हो गया, ये सभी जिले आते हैं। दूसरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। इससे जो अगला प्रश्न बनता है, वह प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। इसमें विशेषकर आपको एक नदी का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है और यह बुंदेलखंड के पठार में प्रवाहित होती है। ये चीजें ही आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। तो हमारे 3 पठार हो गए, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर आपको देखने को मिलेगा रीवा पन्ना का पठार। तो देखिए, यह वाला क्षेत्र तो हो गया 3 पठार के अंतर्गत। इसके बाद में जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें हो गए रीवा, पन्ना, सतना, ये सभी जिले आते हैं रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर रीवा, पन्ना, सतना और दमोह ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इस दमोह में रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुडविल चोटी।
इस गुडविल चोटी को ही कालूमार कहा जाता है, इसी चोटी को कालुम्बे शिखर कहा जाता है, इसी को ही सद्भावना शिखर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, रीवा पन्ना के पठार में, रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल, कालूमार, कालुम्बे या सद्भावना शिखर, ये सभी एक ही के नाम है जिसका नाम है गुडविल चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 752 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है। ये किस पठार में है? रीवा पन्ना के पठार में। अब प्रश्न ये बनता है कि यहां पर कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसमें बहती है टोंस नदी, इसमें केन नदी भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही यहां पर रीवा, पन्ना, सतना और दमोह जिले देखने को मिलेंगे। तो रीवा पन्ना के पठार में हमें 4 जिले ध्यान रखने हैं और इसके अलावा इसकी सर्वोच्च चोटी ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो साथियों, आपने देखा था कि मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग थे, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, इसके साथ ही रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। 4 भाग हमारे हो चुके हैं। अगला भाग हम देखते हैं वे कौन सा है? वे है यहां पर नर्मदा सोन घाटी। देखिए, ये जो संकरी सी एक घाटी आपको पूर्व से लेकर पश्चिम तक दिख रही है, इसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। मालवा के पठार में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यह हो गई नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, यानी इसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी है। और इसमें बहुत से जिले आते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है जबलपुर है, नरसिंहपुर है। इसके साथ ही आपको यहां पर आगे की ओर आप बढ़ेंगे तो मंडला दिख जाएगा, डिंडोरी दिख जाएगा। इसमें इस तरीके से बहुत सारे जिले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी के बारे में एक बात आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा सोन घाटी, यहां पर अगर हम इस घाटी की बात करें तो ये भारत के साथ मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है। आप देख पा रहे होंगे यहीं से शुरू हो रही अंत तक जा रही है। इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखना है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विशेष तौर से अगर हम बात करें तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुई नर्मदा सोन घाटी के बारे में कुछ विशेष बातें। तो हमारा जो मध्य उच्च प्रदेश था जिसमें हमने देखे थे इसके 5 भाग, ये हमारे होते हैं कंप्लीट। अब देखते हैं हम अगला भाग। अगला भाग हमने देखा था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो साथियों, हम बात करते हैं अगले भाग के बारे में जिसका नाम था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। यहां तक जो ये भाग है इसे कहते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। अगर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करें तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक तो पश्चिमी सतपुड़ा, एक पूर्वी सतपुड़ा और एक यहां पर देखने को मिलेगा मेकाल श्रेणी। ये जो पश्चिमी सतपुड़ा है इसमें कुछ अलग अलग पहाड़ी है, जैसे असीरगढ़, अखरानी, बड़वानी। और इस असीरगढ़ की पहाड़ी जो कि यहां पर अवस्थित है, यहां पर है बुरहानपुर दर्रा। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुरहानपुर दर्रा कहां पर है, तो वह है असीरगढ़ के अंतर्गत। नेक्स्ट है पूर्वी सतपुड़ा के कुछ भाग है, जैसे कि महादेव श्रेणी, चौरागढ़, ये सभी भाग है यहां पर किसके? पूर्वी सतपुड़ा के। तो पूर्वी सतपुड़ा में ही एक चोटी है जिसका नाम आप सभी जानते ही है, इसका नाम है धूपगढ़। मैं यहां पर लिखता हूं धूपगढ़। धूपगढ़ के बारे में विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और इस तरीके से ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में, ये यहां पर है। ठीक है, आपको केवल ये 2 बातें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट हमने देखा था तीसरा भाग था पूर्वी पठार, जिसे कहते हैं बघेलखंड का पठार। इस वाले भाग को कहते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले हैं? इसमें हो गया आपका शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, रीवा हो गया, सॉरी आपका सीधी है, सिंगरौली है, इसके साथ ही यहां पर उमरिया है। ये सभी आते हैं बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, बघेलखंड का पठार। तो साथियों, मध्य प्रदेश के
अगर हम बात करें भूगोल के अंतर्गत, हमने देखा इन पांचों मध्य उच्च प्रदेश के पठारों के बारे में, सतपुड़ा मेघाल श्रेणी के बारे में और बघेलखंड के पठार के बारे में। इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे जहां से अधिकतम प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।